ओके, तो लास्ट क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया था, ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था, प्लाज्मा के कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे, प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ लिए थे और उनके क्या क्या फंक्शन है वो भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्लास में आज स्टार्ट करना है लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ के बारे में, लिम्फ को ही टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है, टिश्यू फ्लूइड या इसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोला जाता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। क्यों टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है? देखो, जब हमारा कोई टिश्यू होता है तो उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती है, वो जब एक ग्रुप के अंदर मिलती हैं तब उन्हें क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। सिमिलर सेल्स होती हैं। ठीक है, अब सिमिलर सेल्स के अंदर क्या होता है कि ये सेल्स के पास में हमारा ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को लेके जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है। साथ ही हमारा ब्लड जो होता है वो हार्मोन या न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और वो टिश्यू तक या हमारी सेल्स तक उसको पहुँचाना होता है। ब्लड का काम यही होता है। ठीक है, मतलब कि हमारी सेल ये लेके ही, मान लो कि हमारी आर्टरी है, ठीक है, और इसने क्या किया, ये ब्लड के पास में मान लो कि लेके, ये ब्लड को लेके यहाँ से, अब हमारी आर्टरीज जो होती है वो क्या होती है? पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। क्या होती है? छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होने के बाद में जब टिश्यू के पास से निकल जाती है तब वो क्या बना देती है? यहाँ पे वेंस बना देती है। क्या बना देगी? वेंस बना देगी। ठीक है, आर्टरी है, आर्टरी क्या होगी? छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। इन्हें छोटी छोटी कैपिलरी, इन्हें क्या बोला जाएगा? जो छोटी ब्रांचेस होंगी हमारी आर्टरी को, उन्हें बोला जाएगा कैपिलरीज। कैपिलरीज। ठीक है, तो ये कैपिलरीज जो होंगी इनके पास से ब्लड को मान लो कि इस सेल तक के जाना है तो क्या होगा? इस सेल को इतनी दूरी तो क्रॉस करनी पड़ेगी। हर सेल जो होगी टिश्यू की वो तो कांटेक्ट में नहीं है ब्लड के, तो इस सेल से लेके, इस ब्लड से लेके इस सेल तक के जो न्यूट्रिएंट को ले जाने का काम करता है वो इनके बीच में भरा हुआ एक फ्लूइड करता है जिसे हम बोला जाता है लिम्फ। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं, जो कि टिश्यू के बीच में भरा होता है, इसलिए इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा? हमारा लिम्फ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो लिम्फ का काम क्या होता है? ब्लड से टिश्यू तक के या टिश्यू के सेल्स तक के न्यूट्रिएंट का या ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, ये लिम्फ भी जो होता है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है। ये लिम्फ यहाँ से आएगा, यहाँ तक के लेके आएगा कैपिलरीज से, कैपिलरीज से न्यूट्रिएंट को लेके जाएगा। ये लिम्फ भी क्या होता है? छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, मान लो यहाँ बना दो कि ये लिम्फ जो होता है यहाँ से छोटी छोटी कैपिलरीज में इकट्ठा होगा, जिन्हें लिम्फेटिक कैपिलरीज बोला जाएगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज बोला जाएगा। और यहाँ भी बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होंगी वो एक डक्ट के पास में जाके क्या हो जाएंगी? एक बड़ी सी कैपिलरी बनाएगी जिसे बोला जाएगा लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, क्या बन जाएगी? यहाँ पे एक लिम्फेटिक डक्ट बन जाएगी हमारे पास में, लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से एक लिम्फ का एक अपना एक सिस्टम बन जाता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलकर लिम्फेटिक डक्ट बना देती है। ठीक है, और ये लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स बना देती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फेटिक डक्ट्स में जुड़ेगी और आगे बढ़ के क्या बन जाएगी? लिम्फेटिक वेसल्स बन जाएगी, जिस तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, तो ब्लड के साथ साथ हमारे पास एक और सिस्टम बन जाता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, तो ये था हमारा लिम्फ के बारे में। और लिम्फ का काम क्या होता है? ठीक है, लिम्फ का काम होगा पहला कि ये गैसों का, हार्मोन का और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। कहाँ? ब्लड से लेकर टिश्यू तक। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर देगा कहाँ से? हमारे टिश्यू से या फिर टिश्यू सेल से लेके ब्लड तक के। ठीक है, इस तरीके से हमारा फंक्शन करेगा कौन? लिम्फ। ठीक, तो फंक्शंस को लिख लेते हैं हम, इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो लिम्फ होगा क्या, बनता कैसे लिम्फ? जब हमारे ब्लड में से हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से आरबीसी और प्लेटलेट जो होगी पूरी तरीके से रुक जाएगी। ठीक है, और जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है वाटर है और बड़े बड़े आकार के प्रोटीन भी रुक जाएंगे, तो कुछ मात्रा में मिनरल्स है ना और प्रोटीन जो होंगे वो इस कैपिलरी को पार करके यहाँ पे चले जाएंगे और उसी जो पार करने के बाद में जो फ्लूइड यहाँ पे पहुँचेगा उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। मतलब कि लिम्फ जब बनेगा तो क्या करना पड़ेगा हमें? ब्लड लेंगे, ब्लड के अंदर से माइनस कर देंगे किसको? आरबीसी को, प्लेटलेट को, और माइनस कर देंगे इसको? लार्ज प्रोटीन्स को। ठीक है, मेनली जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी लिम्फ के अंदर वो होती है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फ के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? लिम्फोसाइट नाम की हमारी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। हमने डब्ल्यूबीसी के टाइप्स में पढ़ा था, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट में पढ़ी थी। ग्रेन्युलोसाइट जो थी न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल थी, और एग्रेन्युलोसाइट के अंदर हमारी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट थी। ठीक है, तो वो लिम्फोसाइट कहाँ पे पाई जाती है? हमारे लिम्फ में पाई जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ब्लड में से डब्ल्यूबीसी को माइनस नहीं करते। यहाँ पे भी कुछ मैक्रोफेजेस सेल पाई जाती है जिसे हम, ठीक है, यहाँ पे जिसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड बोलते हैं।
लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड कुछ मात्रा में पाई जाती है जो कि अगर मान लो कि हमारे ब्लड में हमारे लिम्फ में कोई बैक्टीरिया आ गए हैं तो उनको किल करने का काम पड़ती है, ठीक है, लिम्फ नोड का ये काम होता है। तो इसी तरीके से हमारे WBC लिम्फ में पाई जाती है, जब बल्कि RBC और प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती और लार्ज जो प्रोटीन होते हैं बड़े आकार के उनको भी हमारी कैपिलरीज रोक लेती है। जो बचा हुआ फ्लूइड वो क्या कहलाएगा, लिम्फ कहलाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ फंक्शन की तो क्या करेगा ये, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, या हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस एंड हार्मोन्स, ये काम होगा किसका, लिम्फ का, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में बोलती है। और कुछ बातें होती है, देखो लिम्फ और हमारे प्लाज्मा को कंपेयर किया जाता है कि लिम्फ और प्लाज्मा के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो जो मिनरल का कंटेंट्स होता है वो लगभग बराबर होता है कि इसमें लिम्फ में भी और प्लाज्मा में भी, ठीक है, लिम्फ और प्लाज्मा दोनों के अंदर बराबर होगा हमारे न्यूट्रिएंट का कंटेंट, जबकि प्रोटीन की मात्रा जो होगी वो प्लाज्मा में ज़्यादा होगी और लिम्फ में कम होगी, क्योंकि हमने बड़े आकार के जो प्रोटीन थे उनको कहाँ पे रोक लिया, हमारे ब्लड में रोक लिया, और छोटे साइज़ के जो प्रोटीन थे उनको हमने भेज दिया। प्रोटीन अब्सेंट नहीं होते, लेकिन कुछ मात्रा में प्रोटीन लिम्फ के पास भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। हमारे लिम्फ के अंदर जो होते हैं कम मात्रा में होंगे और हमारे प्लाज्मा में ज़्यादा मात्रा में होंगे, ठीक। इस तरीके से हमारा कुछ कंपोनेंट्स होते हैं किसके, लिम्फ के, ठीक है। चलो नोट कर लो, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, तो एक पॉइंट और होता है लिम्फ के बारे में जो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। क्या होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कुछ मात्रा में लार्ज, उसकी जो माइक्रोविलाई होती है उसके अंदर लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, लेक्टिल बोला जाता है, जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करती है, ठीक है। मेनली किसका एब्जॉर्प्शन करती है, वो फैट का एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। तो एक और पॉइंट लिख लेना, लार्ज लिम्फेटिक क्या लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट इन विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है, लेक्टिल बोला जाता है, जिन्हें लेक्टिल बोला जाता है। और यही क्या काम करती है, लेक्टिल का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ठीक है, फैट का एब्जॉर्प्शन करती है। तो लेक्टिल जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि लार्ज लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक। चलो, तो ये खत्म होता है हमारे लिम्फ के बारे में। जितनी भी बातें थी एनसीईआरटी में वो हमने सबको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब पढ़ते हैं हम सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन, देखो सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे जो बॉडी का सबसे मेन सर्कुलेशन का काम जो होता है वो कौन करता है, हार्ट करता है, ठीक है। हार्ट जो होता है हमारे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर फैलाने का या पूरी बॉडी के हर पार्ट तक के भेजने का काम करता है, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जो प्रिमिटिवली हैं या पहले बने थे, उनके अंदर क्या होता है कि कुछ अलग टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अलग टाइप का होता है। हमारा जितना भी ब्लड है वो सबके सब ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, खुला हुआ कहीं भी नहीं बहेगा, ठीक है। जबकि जो कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक मोलस्का, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, इनके अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज क्यों बोला, क्योंकि वो सारा का सारा ब्लड जो होता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, खुला कहीं भी नहीं बहेगा। जबकि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर जो ब्लड होता है वो किसी ओपन कैविटी के अंदर जाके निकल जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो हमारे पास में कितने टाइप का मिलेगा, दो टाइप का मिलेगा, एक मिलेगा ओपन टाइप का, एक मिलेगा क्लोज टाइप का, ठीक है। ओपन टाइप में क्या होता है, मेनली बात करो अगर मैं कहाँ पे पाया जाएगा तो ये पाया जाएगा आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है। दो एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में देती है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और एनेलिडा एंड कॉर्डेटा, एनेलिडा कॉर्डेटा जो होते हैं उनके अंदर कैसा पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन क्या होता है, देखो ब्लड जो होगा वो हार्ट के पास आएगा, हार्ट से जो ब्लड होगा वो वेसल्स के थ्रू एक ओपन कैविटी में जाके पूरा का पूरा ब्लड चले जाएगा, ठीक है। इस ओपन कैविटी को क्या बोला जाएगा, ये मान लो कि इसका ब्लड है,
या जो भी इसका फ्लूइड है वो क्या होगा, एक ओपन कैविटी में चले जाएगा जिसको साइनस बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा उसे, साइनस। मतलब कि हार्ट है, हार्ट से ब्लड आएगा, ब्लड कहाँ जाएगा, एक कैविटी के अंदर जाके सारा का सारा ब्लड खुल जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाएगा। ठीक है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हार्ट होगा, हार्ट से जो ब्लड वेसल्स होगी वो बॉडी पार्ट्स तक के या टिश्यू तक के लेके जाने का काम करेगी, और वो सिस्टम जो होगा ऑर्गन तक जाएगा, आर्टरी लेके जाएगी, और उस ऑर्गन से वापस से वेन्स जो होगी हमारे ब्लड को लेके आ जाएगी। तो हमारा जो पूरा का पूरा ब्लड होगा ना, वो एक ब्लड वेसल्स के अंदर ही हमेशा बहेगा, इसलिए हमने क्या बोला इसको, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड डायरेक्टली हमेशा ऑर्गन के कांटेक्ट में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हार्ट से जो ब्लड को लेके जाने का काम करेगा वो आर्टरीज करेगी, और ऑर्गन के पास चले जाएगा ब्लड, ऑर्गन से वापस से कहा जाएगा, वेन के थ्रू हमारे हार्ट के पास आ जाएगा। तो हमारा ब्लड जो भी होगा हमेशा किस में बहेगा, किसी ना किसी ब्लड वेसल्स के अंदर बहेगा, इसलिए हमने इसको कौन सा सिस्टम बोला, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोला। ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है एनालिडा में और कॉर्डेटा में पाया जाता है। हम भी क्या है, कॉर्डेटा है, वर्टिब्रेट से। ठीक है, तो हम सभी में कौन सा पाया जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो लोअर वर्टिब्रेट, जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कौन पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। इन सबको हमें थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, चलो नोट कर लें। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ हार्ट के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं किस किस टाइप के हार्ट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम सिर्फ हमारे वाले हार्ट की बात करेंगे कि हमारे अंदर जो हार्ट होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हार्ट बना था वो था हमारे पास में 2 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट जो होता है उसके पास में क्या होता है, एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। बताऊंगा, समझाएंगे हम एट्रिया भी क्या होता है और एक वेंट्रिकल भी क्या होता है। एक एट्रिया होगा और एक ही क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होगा। पाया किस में जाएगा, मेनली ये फिश में पाया जाएगा। ठीक है, फिशेज में पाया जाएगा। और जब भी 2 चैम्बर हार्ट होता है वहाँ पे होता है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो ब्लड जो होगा वो हार्ट के पास आएगा। सबसे पहले हार्ट जो होगा उस ब्लड को भेजेगा सीधे के सीधे किसके पास में, गिल्स के पास में। किसके पास भेजेगा, गिल्स के पास में। समझ लो, हार्ट के पास ब्लड है, ब्लड को ने किसके पास भेज दिया, सीधे गिल्स के पास में सप्लाई किया। और गिल्स ने क्या किया कि इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था हार्ट ने किसके पास भेजा, गिल्स के पास। और गिल्स का काम क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन करना, रेस्पिरेशन करना। रेस्पिरेशन के थ्रू वो गिल्स होंगे वो क्या कर देंगे, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे और ऑक्सीजन को उसमें डाल देंगे और क्या बना देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर किसके पास जाएगा, हमारी बॉडी के पास चले जाएगा। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लड था ना, एक सर्कुलेशन में हार्ट के पास में सिर्फ एक ही बार आया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट के पास में ब्लड था, ब्लड जो था वो हार्ट के पास वो कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास चले गया, गिल्स के पास। गिल्स ने उसको क्या कर दिया, ऑक्सीजनेटेड बना दिया, मतलब कि ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दी और उसके अंदर ऑक्सीजन उठा के डाल दी। और ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पे आ गया, हमारी बॉडी पार्ट्स के पास में जाएगा। और बॉडी पार्ट्स में क्या होगा कि वो बॉडी जो होगी या हमारे टिश्यू होगा वो क्या कर लेंगे, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन निकाल लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल देंगे। और वापस से जो ब्लड होगा हमारा कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद में वो ब्लड वापस से कहाँ पे आ जाएगा, हमारे हार्ट के पास में। इस तरीके से इसका सर्कुलेशन क्या होता रहेगा, पूरा का पूरा चलता रहेगा। ठीक है, तो बॉडी के पास से कौन सा ब्लड निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से किसके पास चले जाएगा, हार्ट के पास। हार्ट उसको किसके पास भेजेगा, गिल्स के पास। गिल्स उसको ऑक्सीजनेटेड बना के वापस कहाँ भेज देगा, बॉडी के पास या बॉडी पार्ट्स के पास में, टिश्यूज़ के पास में। टिश्यू क्या कर देंगे, वापस उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बना देंगे और वापस वो कहाँ चले जाएगा, हार्ट के पास। इस तरीके से सर्कुलेशन क्या होगा, इनका सबका चलता रहेगा। तो इसलिए इसको क्या बोला हमने, सिंगल सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि ब्लड के हार्ट के पास में ब्लड जो था एक सर्कुलेशन में सिर्फ एक ही बार आया। ठीक है, चलो नोट करो। इसके बाद पढ़ते हैं हम 3 चैम्बर हार्ट और 4 चैम्बर हार्ट। ओके, 2 चैम्बर हार्ट के बाद में स्टार्ट करते हैं हम 3 चैम्बर हार्ट। क्या होता है 3 चैम्बर हार्ट,
3 चैम्बर, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है? जिसके पास में 2 एट्रिया हो और एक वेंट्रिकल हो, दो एट्रिया हो और एक वेंट्रिकल हो, ऐसे हार्ट को क्या बोला जाता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट मतलब उसके पास 3 चैम्बर होंगे, 3 चैम्बर जिसमें 2 एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल पाया जाएगा। ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाएगा? एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके पास में कौन सा चैम्बर? 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। एक्सेप्ट सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके पास में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल के पास में 3 चैम्बर हार्ट नहीं पाया जाता, उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसके पास 3 चैम्बर हार्ट नहीं पाया जाता, तो वो कौन है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास में 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तीसरी बात कि ये वाला जो हार्ट होता है 3 चैम्बर हार्ट, इसके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो 3 चैम्बर हार्ट में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। किसके अंदर पाया जाता है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाया जाता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। याद रखना, क्रोकोडाइल जो होता है उसके पास में 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया होते हैं 3 चैम्बर के अंदर, जिसमें 2 एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। ठीक, अब स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं कि 3 चैम्बर हार्ट जो होता है वो कैसा होता है और उसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसे क्यों बोला जाता है। ठीक, नोट कर लो इसे। अब देखो, तीन चैम्बर होंगे एक हार्ट में। मान लो कि मैं इसको हार्ट को मैंने डिज़ाइन बनाया यहाँ पे, इस हार्ट के अंदर क्या होगा? इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये मान लो इसका राइट एट्रिया है, एट्रिया, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रिया, और ये होगा इसका वेंट्रिकल। क्या होगा? देखो, लेफ्ट साइड राइट एट्रिया जो होगा वो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ पे? राइट एट्रिया में। वहीं हमारे गिल्स अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं, किसी में गिल्स होगा, किसी में लंग्स होंगे। ठीक है, या किसी के पास में स्किन भी होती है, कोई कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो वहाँ से क्या करेंगे? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगे कहाँ पे? लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, कहाँ पे लेंगे? ये लेफ्ट एट्रिया में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो गिल्स या लंग्स के थ्रू क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रिया में, और हमारा वेंट्रिकल के अंदर ये दोनों ब्लड आ जाएगा। यहाँ से कहाँ जाएगा? हमारे वेंट्रिकल के पास, और वेंट्रिकल में दोनों ब्लड क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग होने के बाद ये हार्ट जो होगा इसको पूरी बॉडी में फिर से क्या कर देगा? इस ब्लड को सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सर्कुलेशन था हार्ट का कितनी बार हुआ? इनकम्प्लीट डबल हुआ। क्यों इनकम्प्लीट हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के दोनों क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, और क्या होता है? फिर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में फिर गिल्स और लंग्स के पास से कौन सा आ जाएगा? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अदर पार्ट से कौन सा आ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर से क्या हो जाएगा? मिक्स, और फिर से क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म थी कौन से हार्ट की? 3 चैम्बर्ड हार्ट की। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में 4 चैम्बर हार्ट, जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले इसे नोट करो, फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट पढ़ेंगे। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में। क्या होता है 4 चैम्बर हार्ट? फोर चैम्बर हार्ट के बारे में पढ़ना है हमको। 4 चैम्बर हार्ट क्या होता है? ठीक है, ऐसा हार्ट जिसके पास में 2 एट्रिया होंगे और 2 ही क्या होंगे? वेंट्रिकल्स होंगे। 2 वेंट्रिकल्स होंगे, तब उसे क्या बोला जाएगा? 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, 4 चैम्बर है जिसमें से 2 एट्रिया और 2 कोने वेंट्रिकल्स हैं। ठीक,
पाया किस में जाएगा, देखो सबसे पहले हमने रेप्टाइल्स के अंदर किसे छोड़ दिया था, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में भी कौन सा होता है, 4 चैम्बर हार्ट। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल हो जाएगा क्रोकोडाइल्स। उसके बाद में किस में आ जाता है ये, मैमल्स और बर्ड्स में। बर्ड्स में भी क्या पाया जाता है, 4 चैम्बर हार्ट, और मैमल्स में भी कौन सा पाया जाता है, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें पाया जाता है क्या, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जो होता है वो 4 चैम्बर हार्ट में पाया जाता है, जबकि इनकम्प्लीट जो था वो 3 चैम्बर हार्ट में पाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, इसको देखो, नोट कर लो, इसके बाद में हम पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक, देखो ठीक है, ये अगर मैं हाइट का डायग्राम बनाऊँ तो ये होगा हमारा राइट एट्रिया। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में होगा ये वाला लेफ्ट एट्रिया, ये होगा राइट वेंट्रिकल, और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारी बॉडी से या बॉडी पार्ट से या ऑर्गन से या टिश्यू से, ठीक है, क्या होता है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कौन सा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ पे, हमारे राइट एट्रिया में। सबसे पहले कहाँ आया, राइट एट्रिया में। उस राइट एट्रिया के बाद में जो ब्लड होगा वो कहाँ चला जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जो होगा उस ब्लड को भेज देगा कहाँ पे, हमारे लंग्स के पास। कहाँ भेज देगा, हमारे लंग्स के पास, फेफड़ों के पास। और क्या हो जाएगा, हमारी जो लंग्स के पास जाने के बाद में ब्लड जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड से क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ पे आएगा, हमारे लेफ्ट एट्रिया में। कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया में। लंग्स से क्या, कौन सा ब्लड आएगा, यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे लेफ्ट एट्रिया में। और उस लेफ्ट एट्रिया से ब्लड फिर कहाँ जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस कहाँ चला जाएगा, हमारे बॉडी का पास या बॉडी पार्ट्स के पास या टिश्यूज़ के पास। ठीक है, इस टाइप से देखो हार्ट के अंदर एक बार बॉडी के पास ब्लड जाने के लिए कितनी बार हार्ट के पास आ रहा है, 2 बार आया। बॉडी से हार्ट के पास आया, हार्ट से लंग्स के पास, लंग्स से फिर हार्ट के पास, और फिर गया बॉडी के पास। मतलब ब्लड जो था हमारे हार्ट के पास में कितनी बार आया, 2 बार आया। इसलिए हमने इसको क्या बोला, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक बार ब्लड आएगा राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में आएगा हमेशा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारे जो 4 चैम्बर होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं। ये रहे 2 एट्रिया और ये रहे 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये था आउटर लाइन कुछ के हमारे 4 चैम्बर हार्ट के बारे में। अब हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, जिसमें हमको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात करनी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, चलो इसको नोट करो, इसके बाद इसके बारे में डिटेल। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट, के बारे में पढ़ते हैं हम, क्या होता है। ठीक है, ये होगा हमारा राइट एट्रिया, ये होगा हमारा लेफ्ट एट्रिया, ये होगा हमारा राइट वेंट्रिकल, ये होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दोनों एट्रिया को सेपरेट करने का काम करेगा इनर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, दोनों एट्रिया है, एट्रिया के बीच की जो दीवार है, दोनों एट्रिया को जो सेपरेट करी है उन्हें बोला जाएगा क्या, इनर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, थोड़ी सी इसलिए होती है, इन्हें क्या बोला जाएगा, इनर एट्रियल सेप्टम। जबकि जो वेंट्रिकल्स के बीच में पाई जाएगी उन्हें क्या बोला जाएगा, इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम।
ठीक है। अब जो एट्रियो और वेंटिकल के बीच में उन्हें क्या बोला जाएगा, एट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम। समझ गए। तो जो एट्रिया को सेपरेट करने का काम करिए दोनों एट्रिया को उन्हें बोला जाएगा इनर एट्रियल सेप्टम, जो वेंटिकल को सेपरेट करने का काम करिए उन्हें बोला जाएगा इनर वेंटिकुलर सेप्टम, और जो एट्रिया और वेंटिकल को करने का काम करिए उन्हें बोला जाएगा एट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम। ठीक है। अब देखो ब्लड जो होता है वो एट्रिया से एट्रिया में नहीं जाता कभी भी, एट्रिया से कहाँ जाता है, वेंटिकल में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्व होता है हमारा 3 फिलिप फ्लोरा प्रेजेंट होता है, ऐसा कुछ। ये वॉल्व जो होता है वो कैसा होता है, कुछ 3 फ्लैप वाला होता है, जिसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोला जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ पे हमारे लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है 2 कप्स वाला वॉल्व, जिसे बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। ट्राइकस्पिड को थिवेशियन वॉल्व भी बोला जाता है और बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद में हमारे राइट एट्रिया के अंदर क्या होता है कि ब्लड लेके आते हैं। ब्लड लाने का काम कौन करती है, 3 वेन्स मिलकर करती है। एक होती है सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इन्फीरियर वेना केवा, और कुछ होती है कोरोनरी वेन, जो कि हार्ट का खुद का ब्लड लेके आती है। ठीक है। ये बॉडी के ऊपर पार्ट से लेके आएगी, इसे बोला जाएगा सुपीरियर वेना केवा, और ये नीचे वाले पार्ट का ब्लड लेके आने का काम करेगी, जिन्हें क्या बोला जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा, और इन्हें बोला जाएगा, ये वाली जो है इन्हें बोला जाएगा क्या, कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन। ठीक है। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी वेन, ये तीनों के तीनों हमारे राइट एट्रिया में ब्लड को लेके आएंगी। राइट एट्रिया में ब्लड आने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगी। ठीक है। इम्पल्स जनरेट होगी और यह हमारा एट्रिया जो होगा वो क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्शन करेगा, दबेगा। दबने के बाद जैसे दबेगा ब्लड कहाँ आएगा, हमारे वेंटिकल के पास आ जाएगा। किसके पास आएगा, हमारे राइट एट्रिया से राइट वेंटिकल के बीच। अब क्या होगा, ये हमारा राइट वेंटिकल भी कॉम्प्रेस होगा। ठीक है। जो इम्पल्स होगी, इम्पल्स लाने का काम कौन करता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे होता है हमारा एसए नोड। कौन प्रेजेंट होता है हमारा, यहाँ पे एसए नोड प्रेजेंट होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेंगे बाद में। एसए नोड प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करेगा, और वो इम्पल्स क्या करेगी, हार्ट को कांटेक्ट करेगी। एसए नोड जो होती है वो इम्पल्स को भेजती है। यहाँ पे कहीं पे पास में होता है हमारा एवी नोड। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एवी नोड। ठीक है, एवी नोड उसके पास। और एविनाइट जो होता है वो बंडल ऑफ हिज में डिवाइड होता है। बंडल ऑफ हिज जो होते हैं वो पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं, और वही इंपल्स कहाँ पे पहुंच जाती है, हमारे वेंटिकल्स के पास में पहुंच जाती है। और हमारा वेंटिकल भी क्या करते हैं, एक साथ कॉन्ट्रेक्शन का काम करते हैं। मतलब कि एट्रिया जब कॉन्टैक्ट होगा उसके जस्ट बाद कौन होगा, हमारा वेंटिकल कॉन्टैक्ट होगा। अब वेंटिकल जब कॉन्टैक्ट होगा तो ब्लड यहाँ से जब दबा तो ब्लड कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब जब ब्लड यहाँ से दबेगा या हमारा जब वेंटिकल कॉन्टैक्ट होगा तो ब्लड क्या होगा, एक यहाँ पे हमारी निकलती है कौन, पल्मोनरी वेन। कौन निकलती है यहाँ से, हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो ब्लड को लेके जाएगी कहाँ तक के, हमारे लंग्स के पास में। कहाँ जाएगी, लंग्स के पास में। ठीक है। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी वेन से हमारा ब्लड आया कहाँ पे, हमारे राइट एट्रिया में। कौन सा ब्लड आएगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कौन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे राइट वेंटिकल के पास में। राइट वेंटिकल जो होगा उसी ब्लड को कहाँ भेजेगा, हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास। अब लंग्स का तो काम ही होता है ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, और वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, हमारे ब्लड के पास में। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड। और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम कौन करेगा, हमारे यहाँ पे पल्मोनरी वेन। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी ने तो लंग्स तक भेज दिया, लेकिन अब पल्मोनरी वेन जो होगी, जगह नहीं है ज़्यादा, मैं लिख देता हूँ। पल्मोनरी वेन जो होगी ब्लड को कहाँ लेके आएगी, हमारे यहाँ पे। पल्मोनरी वेन जो होगी वो कहाँ पे ले जाके आ जाएगी, हमारे लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड को लेके आ जाएगी। और पल्मोनरी वेन के बाद में जो ब्लड होगा कहाँ जाएगा, हमारे लेफ्ट एट्रिया के बाद में कहाँ जाएगा, हमारा लेफ्ट वेंटिकल के पास। और लेफ्ट वेंटिकल जो होगा हमारा एओर्टा, एक बड़ी सी वेसल्स होती है यहाँ पे जिसको बोला जाता है एओर्टा, और उस एओर्टा के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में उस ब्लड को भेज दिया जाएगा। तो ये क्या होगा, कुछ हमारा सर्कुलेशन होगा। इन वॉल्व्स का काम क्या है, 2 टाइप के वॉल्व होते हैं, एक इन पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और एक हमारे एओर्टा के पास में। यहाँ भी कौन होते हैं, हमारे कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है सेमील्यूनर वॉल्व। क्या बोला जाएगा इन्हें, सेमील्यूनर
वॉल्व, क्या बोला जाएगा इनको, सेमिल्यूनर वॉल्व बोला जाएगा, जो कि हमारे एओर्टा पे और पल्मोनरी आर्टरी पे पाए जाएंगे। क्यों भेजना है इनके, क्यों लगाया हमने, क्योंकि जब हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, कभी भी ब्लड जो हो वो बैक फ्लो नहीं करे, इसलिए हमने क्या लगा रखे हैं यहाँ पे भी वॉल्व और यहाँ पे भी क्या लगा रखे हमने, वॉल्व्स को लगा रखे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो बैक फ्लो से बच जाता है, मतलब कि हमारा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड ऊपर नहीं जाते हुए ब्लड कहाँ बढ़े, हमारा आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, और इन्हीं वॉल्व्स के बंद होने या खुलने की वजह से हमारे हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हम हार्ट साउंड पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये वॉल्व जब बंद होते हैं तब लब और डब के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा किसका स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा किसके बारे में, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है। ठीक है, जो हार्ट के ब्लड को लेकर आएगी एट्रिया में, सुपीरियर वेना के बाद बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेकर आएगी, इन्फीरियर वेना का बॉडी के लोअर पार्ट से लेकर आएगी, और फिर वो ब्लड जाएगा हमारे राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स के पास, लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड बना के कहाँ भेजेगा, हमारे लेफ्ट एट्रिया के पास, लेफ्ट एट्रिया के पास में लाने का काम कौन करेगा, पल्मोनरी वेन। फिर लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ आ जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के तो हमारी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे किसका, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो नोट कर लो। इसके बाद में कुछ मैं एस नोड, एवी नोड और इसके प्रोगिंजे फाइबर्स और बंडल ऑफ हीस क्या होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, नोट कर लो इसे। ठीक है, तो कुछ ऐसे नोड और एवी नोड के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है हमारे हार्ट में। ठीक है, ये था, यहाँ पे प्रेजेंट था कौन, हमारा एस ए नोट। ठीक है, कौन प्रेजेंट था, ये एस ए नोट, साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो एट्रियल नोड भी से बोला जाता है। यहाँ पे पाया जाएगा कौन, एवी नोड, बिल्कुल क्लोज होता है हमारे इनर एट्रियल सेप्टम के पास, इसे बोला जाएगा एवी नोड। ठीक है, ये एवी नोड जो होता है यहाँ से दो बंडल्स में डिवाइड हो जाता है। किस में डिवाइड होगा, ये हमारी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, जिन्हें बोला जाएगा क्या, बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस के बंडल में डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद में ये होगा छोटे छोटी कैपिलरीज के फॉर्म में हमारे पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कुछ फाइबर्स बना देगा, इन फाइबर्स को ही बोला जाता है क्या, पुरकिंजे फाइबर्स। क्या बोला जाएगा इनको, पुरकिंजे फाइबर्स बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हार्ट में क्या होता है, ऐसे नोड इम्पल्स का जनरेशन करेगी, वो एवी नोड के पास भेजेगा, एवी नोड जो होगा वो कहाँ पे भेज देगा, हमारे पूरे वेंट्रिकल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, किसके फॉर्म में, पुरकिंजे फाइबर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बात थी किसके बारे में, हमारे ह्यूमन हार्ट के ट्रांसमिशन के बारे में, या इम्पल्स के या एक्शन पोटेंशियल के ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है, कौन जनरेट करेगा, एस ए नोड भेजेगी एवी नोड के पास, एवी नोड जो होता है वो डबल डिवाइड हो जाता है बंडल ऑफ हीस में। ठीक है, इसे राइट बंडल ब्रांच बोला जाता है और इसे लेफ्ट बंडल ब्रांच बोला जाता है। ठीक है, और ये फिर किस में डिवाइड हो जाता है, हमारे पुरकिंजे फाइबर्स में, और इस तरीके से हमारे पूरे वेंट्रिकल में फैल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं वो वेंट्रिकल में फैले हुए होते हैं, एट्रिया में फैले हुए नहीं होते। ठीक, चलो नोट करो, फिर इनके बारे में कुछ पॉइंट्स बना के हम नोट करेंगे, लिख लो। ठीक है, चलो अब कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं हम हार्ट के बारे में। हार्ट जो होता है, देखो भैया, वो जो होता है वो हमारे मेसोडर्म से बना होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के सारे पार्ट जो होते हैं वो 3 लेयर से बने होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट होता है वो कौन सी लेयर से बना होता है, मेसोडर्म से बना होता है, मध्य चर्म, हिंदी में से क्या बोला जाता है, मध्य चर्म बोला जाता है। ठीक है, मेसोडर्म से बना होगा। दूसरी बात, कहाँ पे लोकेशन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे दोनों लंग्स के बीच में, कहाँ पे, थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में। ठीक है, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका थोड़ा सा। ठीक है, हार्ट का एक छोटा पार्ट होता है नीचे वाला, सबसे निचला हिस्सा जिसे एपेक्स बोला जाता है, वो एपेक्स जो होता है स्लाइटली लेफ्ट साइड जो होता है वो धसा हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट जो है लेफ्ट साइड। एक्चुअली में लेफ्ट साइड नहीं है, हमारा हार्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है, बीच में होता है, हमारे मीडिया स्टर्नम नाम की कैविटी होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और दोनों लंग्स के बीच में उसका थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड होता है, इसलिए हम बोलते हैं स्लाइटली कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, बिटवीन लंग्स, स्लाइटली
लेफ्ट, ठीक है। स्लाइटली थोड़ा सा क्या होता है हमारे लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो हार्ट को बनाने का काम कौन करेगा? मेसोडर्म। प्रेजेंट कहाँ पे होगा? हमारी थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में, और थोड़ा सा कहाँ होगा? हमारे लेफ्ट साइड में धंसा हुआ होगा, ठीक है। अगर बात करें हम इसके प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्टेड बाय, तो जो हमारा हार्ट होता है उसको एक लेयर कवर करके रखती है जिसे बोला जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम। एक पेरिकार्डियम नाम की लेयर होती है, वो हमारे पूरे लंग्स को कवर करने का काम करती है, ठीक है। पूरे लंग्स को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। उस पेरिकार्डियम लेयर के बीच में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो कहाँ पे भरा होता है? हमारी लंग्स की जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में, ठीक है। लंग्स को जो प्रोटेक्ट करने वाली लेयर है उसके अंदर कौन भरा होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होगा, जो कि शॉक एब्जॉर्बर हो, ठीक है। कोई भी धक्का लगता है तो उससे हमको बचाने का काम करेगा। तो ये क्या करेंगे? हमारे प्रोटेक्शन का काम करेंगे, ठीक। फिर बात करते हैं हम एट्रिया और वेंट्रिकल के बारे में। अगर एट्रिया के बारे में, एट्रिया जो होता है कहाँ पे होता है? ऊपर होता है, नीचे होता है? ऊपर की तरफ होता है। तो हार्ट में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये अपर पार्ट में होगा और स्मॉल होगा, ठीक है। एट्रिया जो होते हैं वो अपर होते हैं, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। जबकि वेंट्रिकल जो होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल जो होंगे वो कहाँ पे होंगे? लोअर होंगे, नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे, और कैसे होंगे? ये लार्ज होंगे। और एक और बात कि जो एट्रिया की वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। एट्रिया की वॉल जो होती है वो कैसी होती है? पतली होती है। जबकि वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, थिक होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल के बारे में, कि एट्रिया जो होते हैं ऊपर की तरफ होंगे, वेंट्रिकल जो होंगे नीचे की तरफ होंगे। एट्रिया छोटे होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं। एट्रिया की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? पतली होती है। जबकि हमारे वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है? मोटी होती है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल के जो अंदर हमें कॉम्प्रेस करना होता है, जो कॉन्ट्रेक्शन करना होता है वो थोड़ा फोर्सफुली करना होता है, इसलिए हमने वेंट्रिकल की वॉल्स को क्या बनाया? थोड़ा सा हार्ड बनाया है, ठीक है। तो ये होता है कि इसके बारे में, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बारे में और हार्ट के बारे में कुछ बातें, ठीक है। इसके बाद में ऐसे नोट के बारे में कुछ पॉइंट नोट करने हैं, उससे पहले इन्हें नोट कर लो, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं हम ऐसे नोट के बारे में। ऐसे नोट जिसे बोला जाता है साइनो ऑरिकुलर नोट। ऐसे नोट जो होती है वो ऑटो एक्साइटेबल होती है। कैसी होती है? ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब होता है कि ये सो उत्तेजित होगी, खुद से क्या हो जाएगी? एक्साइटेड हो जाएगी। इसको ब्रेन के सेंसेशन की एक्साइटेड होने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद के द्वारा क्या कर लेती है? एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कर देती है। और जो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल होता है वो कहाँ पर जनरेट होता है? हमारे ऐसे नोड के पास में होता है, ठीक है। प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, जिसका वैल्यू होती है 70 to 75 पर मिनट। 1 मिनट से 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल को क्या करती है? ये जनरेट कर देती है, ठीक है। इसी को पेसमेकर भी बोला जाता है। पेसमेकर बोला जाता है क्यों? क्योंकि ये हमारी रिदमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। हमारी रिदमिक या फिर कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी जो है, हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन कितनी बार होगा उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा ऐसे नोट करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पेसमेकर भी बोला जाता है। क्या करती है ये? रेगुलेट रिदमिक एंड कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी, ठीक है। इस तरीके से जो एस नोड होता है हमारे बॉडी पे, हमारे हार्ट के अंदर काम करता है, ठीक है। एस नोड इंपल्स का जनरेशन करेगा वो एवी नोड से बंडल ऑफ हिज के बाद से बात किसके पास चली जाएगी? ये पुरकिंजिया फाइबर्स के साथ। और इस तरीके से पूरे हार्ट के अंदर क्या हो जाएगी? इंपल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। जितने भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स थे हमने रिवीजन करने के लिए उसको शॉर्ट नोट के फॉर्म में पढ़ा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हुए जितना भी एनसीईआरटी में था उसी को कवर किया, ठीक है। जब ज़रूरत लगेगी या टाइम रहेगा तो हम इसको और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, पर अभी सिर्फ एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।